आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछा है हमसे। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है बैंड स्पेक्ट्रम किसी गैस को पहचानने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, और बी दिया है रेखीय स्पेक्ट्रम किसी गैस को पहचानने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, सी दिया है जब कार्बन आर्क से प्रकाश को पारावाष्प में गुजारा जाता है तो हम बैंड अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, और तीसरा दिया है, चौथा दिया है टंगस्टन बल्ब से सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर समझते हैं कि इस प्रश्न के लिए क्या उत्तर होगा। तो देखिए, जो हमें इस प्रश्न के अगर हम लोग उत्तर की बात करें तो हमें यहाँ पे पहला ऑप्शन बोला जा रहा है कि बैंड स्पेक्ट्रम किसी गैस को पहचानने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो बैंड स्पेक्ट्रम हमें तब प्राप्त होता है जब हम लोग मान लेते हैं यह कोई वस्तु है। ठीक है, यह कोई वस्तु है और यह अत्यधिक गर्म हो गई है। तो जब यह अत्यधिक गर्म हो जाएगी तो अपने में से विकिरण का क्या करेगी, उत्सर्जन करेगी। ठीक है, तो ये जो विकिरण का उत्सर्जन होगा वो अत्यधिक मात्रा में होगा, तो हमको बैंड के रूप में स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगी। इसको या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, हम लोग इसको हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक से समझ सकते हैं। हमने हाइड्रोजन परमाणु को क्यों लिया, क्योंकि यह एक सरलतम परमाणु है जिसके नाभिक में एक प्रोटॉन और उसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तथा बहुत सारी कक्षाएं क्या होती हैं, खाली होती हैं। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी इस कक्षा को छोड़ के दूसरी कक्षा में जाता है उत्तेजित होकर के, तो इसको ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और जब वह अपनी उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो उस ऊर्जा को उत्सर्जित करता है फोटोन के रूप में। ठीक है, जो हमको एक तरह से रेखीय स्पेक्ट्रम को देता है। क्या देता है, रेखीय स्पेक्ट्रम देता है हमको। क्या देता है, रेखीय स्पेक्ट्रम प्रदान करता है। ठीक है, तो रेखीय स्पेक्ट्रम जो प्रदान करता है वह किससे हमको मिलता है, नाभिक के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा को छोड़ के किसी और कक्षा में जाते हैं और वापस उसी कक्षा में आते हैं तो फोटोन के रूप में वो एक विकिरण उत्सर्जित ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं जो हमको रेखीय स्पेक्ट्रम प्रदान करता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग हाइड्रोजन परमाणु के बहुत सारे परमाणु को मिला के अणु बना ले, ठीक है, तो उनसे जो हमको विकिरण प्राप्त होगा वो बैंड विकिरण होगा या फिर बैंड स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो जो हमको बैंड के रूप में प्राप्त होता है वो हमको किसी भी गैस को पहचानने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, वो हमको नाभिक या फिर जो हमारा परमाणु संरचना है उसके बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है, परमाणु संरचना की जानकारी, उपयोगी जानकारी देता है। क्यों परमाणु संरचना की उपयोगी जानकारी देता है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने तो यहाँ पे हाइड्रोजन का उदाहरण लिया। हम लोग अगर किसी भी ऐसे परमाणु की बात करें जो स्थायी में है, अगर वो स्थायी में है तो अपने में से कुछ न कुछ वह स्पेक्ट्रम का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। चाहे हम लोग किसी भी परमाणु को ले लें तो उसके स्पेक्ट्रम से हम लोग क्या करते हैं, परमाणु की संरचना कैसी है, उसके नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन है, उसका नाभिक कैसा है, वह किस तरह से बंध से बंधा हुआ है, उसमें सहसंयोजक बंध कैसा है, ये सब जानकारी हमें परमाणु की संरचना के रूप में मिलती है। वो भी कब प्राप्त होती है, जब हमको उससे उत्पादित रेखीय स्पेक्ट्रम की हम लोग अध्ययन करते हैं। तो हम इससे कोई गैस वैस का परीक्षण नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो बैंड ये पूछा गया है, एक किसी बैंड गैस को पहचानने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। हम बैंड गैस को नहीं, परमाणु को पहचानने या फिर जो हमको दिया गया वस्तु है उसको पहचानने के लिए हम लोग करते हैं। तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि हमसे सही नहीं है पूछा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर दूसरा बोल रहा है रेखीय स्पेक्ट्रम किसी गैस को पहचानने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो हमने अभी यहाँ पे क्या देखा कि जो परमाणु से निकलने वाले स्पेक्ट्रम होते हैं वो कैसे होते हैं, रेखीय होते हैं। तो ये क्या होगा कि बाहरी कक्षा में कुछ न कुछ गैस होंगे। ठीक है, या फिर देखिए यहाँ पे बैंड स्पेक्ट्रम बोला था इसीलिए हम लोगों ने इसको गलत किया। ठीक है, हम लोग बैंड स्पेक्ट्रम का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे रेखीय स्पेक्ट्रम की बात करें तो रेखीय स्पेक्ट्रम एक भी हो सकते हैं और बहुत सारे गुच्छों में भी हो सकते हैं। ठीक है, बैंड के भी रूप में हो सकते हैं। तो जो हम लोग किसी नाभिक से निकलने वाले रेखीय स्पेक्ट्रम की बात करें, अगर हम लोग उसको किसी गैस से गुजारे, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, इस बॉक्स में हमने कोई गैस भर दी है।
ठीक है। इस बॉक्स में हमने कोई गैस भर दी है या फिर ऐसा कोई पात्र है जिसमें हमने गैस भर दी है। इस पे अगर हम लोग कोई रेखीय स्पेक्ट्रम को गुजारेंगे, ठीक है, तो रेखीय स्पेक्ट्रम को जब हम लोग गुजारेंगे तो वह उसको अवशोषित करेगा या उत्सर्जित करेगा, वो गैस की प्रकृति पे निर्भर करता है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं रेखीय स्पेक्ट्रम की, रेखीय स्पेक्ट्रम की, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक लिया है कि कोई भी एक रेखीय स्पेक्ट्रम को गुजारेंगे तो वो हमको कैसे देगा। अगर हम लोग उदाहरण के लिए लें तो जो सूर्य से आने वाली प्रकाश होती हैं वह ऑक्सीजन के अणुओं द्वारा क्या होता है, कुछ प्रकाश का अवशोषण हो जाता है, ठीक है। वो जो प्रकाश का अवशोषण होता है उससे हमको कुछ ब्लैक ब्लैक यानी कि काली काली पट्टियाँ मिलती हैं। वह किस वजह से होता है, जो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें होती हैं उनमें से वो रेखीय स्पेक्ट्रम का कुछ स्पेक्ट्रम को वो अपने में अवशोषित कर लेती हैं, ठीक है। कौन सा, हमारा जो ऑक्सीजन का अणु होता है वो अवशोषित करता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन गैस भी रख सकते हैं, तो हमको यहाँ पे अवशोषित प्राप्त होंगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो अवरक्त या फिर पराबैंगनी किरणें होती हैं उनमें से कुछ को ऑक्सीजन अणु जो है वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो वो कैसा होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। तो हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा कि हम लोग रेखीय स्पेक्ट्रम से गैस को पहचानने में प्रयुक्त करते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भर के यहाँ पे सूर्य प्रकाश देंगे तो यह कुछ पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, ठीक है। जिससे हमको हमारा जो फ्रिंज प्राप्त होगा उसमें कुछ कुछ जो रहेंगी जिनको हम लोग काली काली पट्टियों के रूप में देखते हैं, ठीक है, जो अंधकार में होती है उनको हम लोग देख नहीं पाते, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति को हमको बताते हैं, ठीक है। तो यह रेखीय स्पेक्ट्रम वाला संयोग या बी। फिर बोल रहे हैं जब कार्बन आर्क से प्रकाश को पारावाष्प से गुजारा जाता है तो हम बैंड अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। जो हमारा यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए अगर हमारे पास कोई प्रिज्म रखा हुआ है, ठीक है, अगर हम लोग उस प्रिज्म से क्या करेंगे, कार्बन आर्क को गुजारेंगे, ठीक है, तब यह हमें क्या करेगा, उसका अवशोषण देगा। बट हमें यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, जब कार्बन आर्क से प्रकाश को पारावाष्प से गुजारा जाता है तो वह हमें बैंड अवशोषण स्पेक्ट्रम देता है। पारा ये क्या है हमारा, एक तरह से क्या होता है, ये द्रव होता है, ठीक है। यह जो है वो धातु है, परंतु ये क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो हमें तो यहाँ पे जो रेखीय स्पेक्ट्रम होते हैं वो क्या करते हैं, गैसीय अवस्था के बारे में बताते हैं कि वो किसको अवशोषित करेगा या किसको उत्सर्जित करेगा, ठीक है। तो पारा यहाँ पे द्रव है और कार्बन आर्क को के प्रकाश को जब हम लोग पारा द्रव से गुजारते हैं तो वह उसको अवशोषित नहीं करता, उसको वह प्रकीर्णित कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कार्बन आर्क को किसी कांच के प्रिज्म से गुजारे, ये क्या है, एक कांच का प्रिज्म है, ठीक है, कांच के प्रिज्म से अगर हम लोग गुजारे तो यह क्या करेगा, कार्बन आर्क प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। तो हमारा ये जो ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन सी, ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। अगर हम लोग कार्बन आर्क को किसी कांच के पदार्थ से गुजारेंगे तो वो अवशोषित होगा, पारा वाष्प से अवशोषित नहीं होगा, क्योंकि पारा हमारा कांच नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कथन गलत हो गया। और फिर बोल रहा है टंगस्टन बल्ब से सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो ये जो टंगस्टन बल्ब क्या होता है, जो घरों में प्रयुक्त होने वाला, हम लोग पीली प्रकाश वाला जो बल्ब यूज करते हैं, इस तरह से जो बल्ब रहता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे एक धातु की इस तरह से एक पत्ती होती है, ठीक है, जिसको हम लोग टंगस्टन बोलते हैं। किससे बना होता है, ये जो बल्ब होता है, ठीक है, ये किससे बना होता है, टंगस्टन नाम के एक धातु से बना होता है, ठीक है, टंगस्टन नाम के धातु से बना होता है, जिसमें अगर हम लोग इधर से विद्युत धारा देते हैं तो यह क्या करता है, तप्त हो जाता है। तप्त होकर के इसमें जो आर्गन और सोडियम गैस भरी होती है उसमें से ऊर्जा का विकिरण करने लगता है, ठीक है। तो यह हमको किस तरह का प्रकाश देता है, सतत प्रकाश देता है। जो हमारा घरों में टंगस्टन बल्ब प्रयोग होता है वो हमको कैसा प्रकाश देता है, सतत प्रकाश या फिर सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त करता है। तो हमारा ये वाला कथन क्या है, सत्य है। तो आइए देखते हैं हमारे इस प्रश्न के लिए हमें क्या उत्तर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे
कौन गलत है कौन सही है। तो बता दिया, हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बोला जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या है, हमारा सत्य कथन नहीं है। हम लोग इसमें गैस पहचानने के लिए प्रयुक्त नहीं करते, हम लोग परमाणु संरचना की जानकारी के लिए प्रयुक्त करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, परमाणु संरचना की जानकारी के लिए हम लोग बैंड का प्रयोग करते हैं। हम लोग जो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गैस के बारे में जानने के लिए करते हैं। ठीक है, फिर हमसे तीसरे में बोला जा रहा है जब कार्बन आर्क से प्रकाश को पारावाष्प से गुजारा जाता है, तो हम लोग पारावाष्प से नहीं, अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, कांच के प्रिज्म से गुजारेंगे तब यह अवशोषित होता है। ठीक है, कांच के प्रिज्म से गुजारने से यह अवशोषित होता है, पारा द्रव से नहीं होता है। तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि टंगस्टन बल्ब से सतत एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो हाँ, ये तो सत्य है कि घरों में जो प्रयुक्त होने वाला होता है टंगस्टन का बल्ब, उससे होता है। तो जो टंगस्टन धातु होती है उस पर क्या होता है, ऊष्मीय प्रभाव के कारण जो धारा के ऊष्मीय प्रभाव होते हैं, ठीक है, धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है, उसके कारण हमको यहाँ पे सतत प्रकाश प्राप्त होता है। क्या होता है, सतत प्रकाश हमको या फिर सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो हमारा ये वाला भी कथन सत्य है। तो हमें इस प्रश्न के लिए जो उत्तर प्राप्त हुआ वो कौन कौन सा है, ए और सी जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, ए और सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा कि ये दोनों कथन जो है वो गलत है। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।